Hello students, welcome back to HK Physics classes. Today we are going to discuss about Coulomb's law, and basically Coulomb's law is used to find electrical force between two charges, या better to say 2 point charges. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट चार्ज क्या होता है. पॉइंट चार्ज, लेट वी हैव टू स्फीयर्स, स्फीयर 1 जिसका लीनियर साइज r है एंड स्फीयर 2 जिसका लीनियर साइज क्या है, इसका भी r ही हम ले लेते हैं, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज कैपिटल R. और ये दोनों चार्ज बॉडीज हैं, एक पे हम Q1 चार्ज ले लेते हैं और दूसरे पे ले लेते हैं से Q2 चार्ज. इफ द लीनियर साइज ऑफ द चार्ज्ड बॉडीज यानी R इज मच मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है R, then the size of the charged bodies may be ignored. हम इग्नोर कर सकते हैं, they can treated as point charges. तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ये Q1 लिख लिया हमने, इनके बीच का सेपरेशन, और ये हमने लिख लिया Q2. ठीक है, यहाँ तो मैंने कैपिटल R लिया, डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये इस R से हम डिनोट कर लेते हैं. तो ये हो गया पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज दोबारा बता देते हैं. If the linear size of the charged bodies are much smaller than the distance between them, then the size of the charged bodies may be ignored and they can be treated as point charges. अब बात आती है फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है. कूलम्ब्स ने क्या बताया था कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. अब इंटरेक्शन में दो चीज आ जाती हैं, अट्रैक्शन भी आ जाता है और रिपल्शन भी आ जाता है. तो अट्रैक्शन किस किस के बीच का होगा? अट्रैक्शन होगा, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इफ वी हैव सेम काइंड ऑफ चार्जेस, या तो दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव के हो. तो Q1, ये Q1 और Q2 दोनों प्लस के हो, Q1 Q2 दोनों माइनस के हो. ठीक है, तो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इन दैट केस क्या होगा? रिपल्शन होगा. क्या होगा? रिपल्शन, रिपेल करेंगे. अगर इसका उल्टा हो गया प्लस माइनस, या फिर माइनस प्लस हो गया, तो Q1 Q2 क्या हो गया, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? लेस देन 0. तो ये अट्रैक्ट करेंगे. अगर ऑपोजिट काइंड के चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. तो दोनों के एक ही वर्ड में लिख दिया, इंटरेक्शन. द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. तो प्रोडक्ट ले लिया Q1 Q2 का और मैग्नीट्यूड ये लगा दिया. ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम. इनके बीच का सेपरेशन कितना है? R. तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कंबाइन करिए, कंबाइन करने पे आपका इतना हो जाएगा, राइट? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट हम लिख रहे हैं Kc. तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K क्या आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और यहाँ पर K का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. तो इसको पुट कर दीजिए, फॉर्मूला कितना बन गया फाइनली आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, ये आपका कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया. यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर कहें एयर, या फिर कहें वैक्यूम. ये जो दो चार्जेस अभी हमने ले रखे हैं पॉइंट चार्जेस, ये एयर में, फ्री स्पेस है, वैक्यूम में, तीनों में से कोई भी आप ट्रीट कर सकते हैं, उसमें रखा हुआ है. और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आएगा? 1/4 पाई K. यहां से निकाल लीजिए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इस यूनिट को उल्टा कर दीजिए, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर. ये हो गया. ठीक है,
ये आपका क्या हो गया, कूलाम्ब्स लॉ हो गया। अब इसके बारे में और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बात क्या है कि इट होल्ड्स गुड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस पे ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। दूसरी बात, द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस डू नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। कैसे, मान लीजिए Q3 इधर रखा हुआ है तो इनके बीच में जो फोर्स F लग रहा था, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो अफेक्ट नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा जितना पहले लग रहा था। कब तक, जब तक ये चार्ज इनकी लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर नहीं आ जाता। इन्हें लाइन ज्वाइनिंग फोर्सेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइन ज्वाइनिंग फोर्सेस भी कहा जाता है, या फिर सेंट्रल फोर्सेस, सेंटर टू सेंटर एक्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। तीसरा पॉइंट, ये इसके लिए इन फोर्सेस को निकालने के लिए या तो चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए या फिर नियरली एट रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। चार्जेस मोशन में नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जा रहा है। और इसके बाद क्या है कि ये इनका जो रेंज है, कूलम्ब्स फोर्स का जो रेंज है वो एटॉमिक डिस्टेंस यानी 10 का पावर नियरली अबाउट 10 का पावर -15 मीटर से मैनी किलोमीटर्स तक होता है। इसका रेंज अच्छा खासा वाइड होता है, एटॉमिक सेपरेशन से लेके मैनी किलोमीटर्स तक हो गया। और आखिर का पॉइंट आता है जो के का वैल्यू है सीजीएस में, एसआई में तो हमने पढ़ लिया, ये एसआई में था, के का वैल्यू ये किस में था, एसआई यूनिट में। इन सीजीएस के का वैल्यू होता है सीजीएस में 1, तो आपका फॉर्मूला कितना बन जाएगा 1, उसको छोड़ दीजिए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सीजीएस में आपका फॉर्मूला ये बनने वाला है, राइट। तो ये तो हो गया कूलम्ब्स लॉ। अब इसके वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म में ये कैसे काम करेगा, या वेक्टर फॉर्म हम इसकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ। वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ले लिया है, ये एक्स एक्सिस पे ले लिया और ये वाई एक्सिस पे ले लिया, ये ओरिजिन हो गया। तो ये हो गया आपका Q1, पोजीशन वेक्टर हो गया R1, ये हो गया Q2, पोजीशन वेक्टर हो गया R2, ये इनका लाइन ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है। अभी हम दोनों को प्लस का ले लेते हैं, Q1 भी हमारा पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अभी पहले पे दूसरा लगाएगा तो रिपल्सिव होगा नेचर, क्योंकि सेम काइंड का चार्ज है तो रिपल्सिव होगा। तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज लगाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो गया। तो इसके लिए इसको ऐसे जाना पड़ा होगा, तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ये वाली, इसको हम क्या लिखेंगे R21 वेक्टर, राइट। तो यहां पे लिखिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो कितना आ गया F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिस्टेंस कितना था R21 स्क्वायर। और ये वेक्टर है तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड वेक्टर करना है तो, ठीक है। आर कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू होती है R वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो इसको रखिए इधर, F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, इसको ओपन करिए, R21 का वेक्टर और मोड ऑफ R21। फाइनली कितना आ जाएगा
F12 1/4πε0 Q1 Q2, ये क्यूब हो जाएगा R21 का क्यूब, और ये आ गया R21 वेक्टर। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, राइट। तो यहां से आप देखिए बाय सिमेट्री, ये क्लोज सिस्टम है, तो R2 प्लस का, अब ये सेम ऑर्डर में जा रहा है, ऐसे जा रहा है R21, तो ये प्लस हो गया R21, और इसको ऐसे आना चाहिए था लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, तो माइनस का R1, माइनस का R1 इज इक्वल टू 0, क्लोज हो गया। R21 कितना निकल आया आपका, R1 प्लस का हो गया और R2 किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। ये सेकंड हो गया, एक हो गया। अब इसके बाद ये तो डिस्कस कर लिया, अब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 भी तो Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, तो Q1 Q2 पे किधर लगाएगा, इधर की तरफ, ये पे उल्टा लगाएगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब ये चीज पहले वाले फोर्स की थी, तो इसको हम नहीं लेंगे, ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे। अब जब फोर्स इधर लगा रहा है तो डिस्टेंस कहीं जाएगी ऐसे, तो हो जाएगा R12 वेक्टर, ठीक है। तो अभी हो जाएगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1/4πε0 Q1 Q2, और यहाँ 1 2 का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर सिमिलरली है जैसे पहले किया था। अब इसको ओपन करिए, यूनिट वेक्टर को, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 का वेक्टर, और यहाँ पे मोड 1 2, कंबाइन करिए, सॉरी इसको सिंप्लीफाई करिए, ये क्यूब हो जाएगा 1 2 का, और 1 2 को यहाँ वेक्टर के साथ छोड़ देते हैं, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इसके लिए भी फ्रॉम फिगर चाहिए, अब ये 2 1 तो यूज होगा नहीं, पहले यूज हो गया है। अब देखिए R1 इसके साथ सेम ऑर्डर में जा रहा है R12, लेकिन ये R2 ऑपोजिट ऑर्डर में है, इसको ऐसा आना चाहिए था लेकिन ये ऐसे जा रहा था, ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0, तो R12 कितना आ गया, R2 माइनस R1। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बनेगा, R1 प्लस का हो जाएगा और R2 हो जाएगा माइनस का, और R1 माइनस R2 क्या है, R21, तो R12 किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ R21 के बराबर हो गया। ये आपका फोर्थ इक्वेशन। तो पुट 4 into थर्ड, वही है F21 किसके बराबर हो गया, F21 इज इक्वल टू Q1 Q2। अब R12 का वैल्यू कितना है, माइनस का R21, माइनस का रखेंगे लेकिन ये प्लस का हो जाएगा। क्यूब करते हैं अगर किसी चीज का और माइनस रखें तो माइनस आता है ना, लेकिन इस क्यूब को समझिए था आर स्क्वायर और मोड ऑफ आर था, तो स्क्वायर का नेगेटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव, और मोड में नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम माइनस रख रहे हैं क्यूब में तो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा R21 का क्यूब, यहाँ ये सिंगल था तो माइनस का रहेगा, ये माइनस आप आगे ले लीजिए, 1 2 1 माइनस आपने आगे ले लिया, 1/4πε0 Q1 Q2 R21 का क्यूब, और ये R21 का वेक्टर। अभी जो ब्रैकेट में ये फर्स्ट इक्वेशन है, देखो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है ना, और फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल है, 1 2 के। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, द फोर्स विच दे आर एक्सर्टिंग इज इक्वल एंड ऑपोजिट।
वो बराबर फोर्स है मैग्नीट्यूड में बट एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। और ये ओबे करता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ये एक्शन रिएक्शन वाला हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाती है एग्जाम में कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। किसका? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि इट ऑबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो गया, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, जो मैंने पहले बताया था कि लाइन जॉइनिंग पे एक्ट करता है। सो दे आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सेंट्रल फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एक न्यूमेरिकल फॉर्म ले लेते हैं जो कि आपको ये बताएगा कि कंपैरिजन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो उसको मैं रब कर देता हूं। तो हम ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक प्रोटॉन ले लेते हैं। क्या क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे ये दो चार्ज लिए थे ना, ये Q1 हैविंग सम सेपरेशन और ये ले लिया Q2, इनके बीच का सेपरेशन है। तो इसको ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको ले लेते हैं प्रोटॉन। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स निकलेगा वो निकलेगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K Q1 कितना E मैग्नीट्यूड में, तो E रहेगा, और ये दूसरा भी क्या बनेगा E सेपरेशन R स्क्वायर। तो K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो कितना निकलेगा? कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो आ जाएगा आपका G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R स्क्वायर। इन बोथ केसेस सेपरेशन आपको सेम ही रखना है। तो इनको डिवाइड करिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितना आ जाएगा आपका? ये आएगा K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय G M E MP R स्क्वायर यहाँ आएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा K E स्क्वायर G M E MP। K का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 का पावर 9। E का वैल्यू बोथ के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए भी उतना ही होता है और प्रोटॉन के लिए भी इतना ही होता है मैग्नीट्यूड में स्क्वायर। G का वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 27। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑर्डर आएगा 10 का पावर माइनस 39। कितना? प्लस का 39, सॉरी माइनस तो नहीं आएगा, किसका आएगा? प्लस का 13। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नियरली अबाउट कितना हो गया? इतने टाइम्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। एक वो फ्रिक्शनैलिटी में हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने कुछ टुकड़े ले लिए पेपर के, बिट्स ऑफ पेपर ले लिए और पेन को रब करा, हेयर से करा या फिर क्लॉथ से करा, और उसको उसके पास लेके जाते हैं बिट्स ऑफ पेपर के पास, वो अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि चार्ज बॉडी हो गई, चार्ज बॉडी ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो उससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। और कितना स्ट्रॉन्गर है? इतना। ये सेम चीज आप प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हैं। प्रोटॉन के केस में जो आपका ऑर्डर आता है वो 10 का पावर 36 आता है। ये प्रोटॉन के केस में। ये किसके केस में था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस, ठीक है। आई होप you like the method. If you guys have any doubt, you can comment down and ask. Thank you for watching.